हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, कहाँ तक हो चुका था हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का बारी है। कलम कहाँ चला गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगता है ये सवाल, क्योंकि इसमें बनाने जैसा नहीं, इसमें आपको समझ समझ के लिखना रहता है। ठीक है, ये तो फिर भी छोटा है, इसके ऊपर एक आता है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। तो देखिए, पढ़ाई करिएगा तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, 36 नंबर सवाल। 36, क्या कहना है सवाल का कि दर्शाइए, सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, इस सवाल, ये पहला चैप्टर का सवाल आप लोग को पता है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसमें सबसे जो हार्ड सवाल है वो यही है, मतलब सेकेंड हार्ड, इससे ऊपर एक है। तो हम लोग इसको शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कि आप लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने बोले हैं आप लोग? कि अपरिमेय संख्या है ये। 3√3 एक अपरिमेय, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 3√3 एक परिमेय है, उल्टा मानते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि 3√3 जो है वो p/q के रूप का होगा, क्योंकि हर परिमेय संख्या, उसका तो डेफिनेशन ही यही होता है कि हर परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या, वो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इस सवाल में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p व q, p तथा q जो है सह अभाज्य है। सह अभाज्य, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है p और q ऐसा नंबर है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, उभयनिष्ठ। ठीक है, मतलब दोनों का जब गुणनखंड करेंगे तो सेम दोनों में सिर्फ एक होगा, उसको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। चलिए ठीक है, अगर ये, अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। हम लोग इस तरफ सिर्फ रूट वाला को रखते हैं, और इस गुना में जो है इसको उधर भेज देते हैं। तो ये गुना में था तो भाग में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3q बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 3q बन गया, कोई असुविधा नहीं है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग मान लें कि ये परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब रूट वालों को अलग किए तो ऐसा बन गया। चलिए ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पता है, क्या पता है? चूंकि p तथा q, p व q पूर्णांक है। ठीक है, परिमेय संख्या में तो पढ़े हैं p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। चलिए, p और q पूर्णांक है, इस बात का मतलब है p और q अगर पूर्णांक है, अगर q पूर्णांक है तो 3 से अगर उसको गुना करेंगे, कोई भी पूर्णांक मान के चलिए पूर्णांक है 10, अगर उसको 3 से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब है कि अगर p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि 3q भी पूर्णांक होगा। 3q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। चलिए ठीक है, 3q भी पूर्णांक होगा। चलो ओके। अच्छा, अगर 3q भी पूर्णांक होगा, p भी पूर्णांक है, और नीचे ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पूर्णांक बटा पूर्णांक तो परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या? p/3q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या होगी, लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होगी, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, परिमेय संख्या होगी। चलिए ठीक है, हम लोग कर दिए p/3q, लेकिन ये तो एक p/3q तो रूट वाले नंबर के बराबर है, और ये तो अपरिमेय है, तो इसका मतलब है ये अगर इसके बराबर है तब तो अपरिमेय होना चाहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि √3 जो है इतना आ रहा है। ठीक है, और ये जो है अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि दोनों इक्वल है।
और यहाँ हमको पता चल रहा है कि p/3q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पता चला था ये तो अपरिमेय के इक्वल है। तो इसका मतलब हम लोग बोल देते हैं फिर कि अच्छा, इसका मतलब है जो हम लोग पहले माने थे कि ये वाला जो है परिमेय है, ये जो हम लोग माने थे कि ये परिमेय है, माने थे ना कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, वो कथन गलत है। ठीक है, इस तरह से चलिए लिख देते हैं। समीकरण 1 से हम जानते हैं कि p/3q बराबर है किसके? √3 के। √3 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं कि p/3q √3 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इस बात का मतलब है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब है यह हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि दोनों अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पता चल रहा परिमेय, यहाँ पता चल रहा परिमेय है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हम लोग माने थे ये वाला चीज, ये कथन ही गलत माने हैं, ये परिमेय है ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः लिख देते हैं अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, इसका मतलब पूर्व कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, इसका मतलब है लिख देंगे इसलिए ये 3√3 एक, या फिर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इस बात का मतलब है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए, अगर कहीं पर कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जगह, अगर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक तो। ठीक है, चलिए, समीकरण 1 से हम जानते हैं कि p/3√q इक्वल्स टू √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है, इधर आगे जो है बनाया गया है, देखिए इस प्रकार। किसी को अगर कुछ डाउट है, देखिए ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, विरोधाभास वाला सवाल है, इसमें हम लोग उल्टा मान के चलते हैं, मान लेते हैं परिमेय है और उसके बाद आगे चलकर साबित कर देते हैं अरे हम तो गलत माने थे, वो तो अपरिमेय है, बस ऐसे साबित हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, अगर कहीं पर भी कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए जरूर से प्रयास करेंगे दोबारा समझाने का। ठीक है चलिए, आप लोगों का जो खंड सारा सवाल जो है, देखिए कितना, सेक्शन बी का सारे सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट था, 36 नंबर सवाल छोड़ के रखे थे। चलिए, पूरा हो चुका है, अब सेक्शन ए शुरू कर देंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम हाथ बैठा लीजिए। आज ही हम तो बोलेंगे, जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वाला मैथ एकदम दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आगे अब मौका नहीं मिलेगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, और सिर्फ मैथ पढ़ने से आपका काम नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर टॉपर में लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए।
और पढ़ाई करिए।